मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, पिछली बार की तरह एक नए से वीडियो के साथ फिर से आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। और आज की क्लास में, आज की क्लास सबसे बेहतर क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम खत्म करने वाले हैं एक चैप्टर का द एंड करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, या रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है। और फाइनली हम आज इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में मैं 3-4 चीजों पर चर्चा करूंगा। पहला दहन, दूसरा दहन के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों पर, तीसरा ज्वाला के बारे में हम चर्चा करेंगे, और चौथा एलपीजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, दहन कहते किसको है? दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पदार्थ नहीं जलेगा। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ जलता है, अनुपस्थिति में पदार्थ नहीं जलता है। इसीलिए दहन का कुछ शर्त, नियम कानून भी दिया गया है। पहला कहता है दहन के लिए शर्तें, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर आपको किसी वस्तु को जलाना है तो आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन की होनी चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी वस्तु जलेगा। दूसरा, दहनशील पदार्थ का होना। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आ गया तो पदार्थ जल जाएगा, तो कोई भी पदार्थ जल जाएगा। ईंटा में सलाई लगाएंगे, ईंटा जल जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो पदार्थ जलने वाला, जो दहनशील पदार्थ होगा, वही पदार्थ जल सकता है बच्चों। तो हमारे पास दूसरा क्या होना चाहिए? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा आता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति कहने का ये मतलब होता है बच्चों कि वह न्यूनतम ताप, कम से कम वाला ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे अगर हम नीचे मोमबत्ती या दीप जला करके चाहेंगे उस पर चाय बनाए तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वह न्यूनतम ताप उसको मिल ही नहीं रहा है जिस पर वो चाय गर्म हो या खौलना शुरू करे। तो न्यूनतम ताप सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तभी आप किसी पदार्थ को जला सकते हैं, नहीं तो नहीं जलेगा। अगला पॉइंट आता है ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला ना एक वैसा क्षेत्र है जो आग वाला क्षेत्र नहीं होता है, उसी को ज्वाला कहते हैं। गांव वाले एरिया में उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। नहीं तो हम ये कह सकते हैं दहन के पश्चात उत्पन्न गर्म क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाए तो मोमबत्ती जलने के बाद जो है ना, ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? ज्वाला कहेंगे। और ये क्षेत्र के 3 मंडल होते हैं। जैसे मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 मंडल होते हैं। पहला को कहा जाता है प्रकाशहीन मंडल, दूसरा को प्रकाशमान मंडल, और तीसरा सबसे बीच वाले को कहा जाता है केंद्रीय मंडल। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्वाला किसे कहते हैं? तो वह दहन के पश्चात जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, गर्म क्षेत्र, उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं समय को न गवाते हुए। अगला आता है एलपीजी की। एलपीजी किसको कहते हैं बच्चों? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको लिक्विफाइड का मतलब होता है द्रवीभूत, जो द्रवीय तरह का हो। पेट्रोलियम और गैस तो जानते ही हैं, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम इस एलपीजी की बात करें तो एलपीजी बच्चों ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से मिल करके बना है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से मिलकर बना है एलपीजी। एलपीजी की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग हमारे घर में जो भोजन बनाने वाला चीज़ नहीं है, खाना बनाने वाला जो गैस होता है, उसमें इसका उपयोग होता है एलपीजी का। और हाँ, अगर इसके हम नोट देखें, इसके अवयवों की बात करें तो इसके मुख्य अवयव ना ब्यूटेन कहलाते हैं। एलपीजी का ये भी एक क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है, तो हम कहेंगे कि सर एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। दूसरा, उसमें ना क्या होता है, एलपीजी में ना कोई किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता। तो आप कहेंगे सर घर का तो सिलेंडर महकता है अगर रिसाव होता है तो सही बात है, एलपीजी में गंध नहीं पाया जाता। इसका ये मतलब नहीं कि सिलेंडर नहीं महकेगा, उसके पीछे कारण है। कारण एक गंध युक्त पदार्थ जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। उस गंध युक्त पदार्थ का नाम क्या है बच्चों? एथिल मरकैप्टन। ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। एथिल मरकैप्टन एक गंध युक्त पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH। ठीक है, तो यह पदार्थ में क्या, यह बहुत ही गंध युक्त पदार्थ होता है। ये जब मिलाते हैं तो गंध का पता चल जाता है। और इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है, ताकि अगर गैस का रिसाव हो, गैस उसमें से निकले तो हमें आसानी से क्या हो, पता चल जाए। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में रिवीजन कराता हूँ, केवल 1 मिनट के समय में। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? जब कोई पदार्थ मिलता है, संयोग करता और अलग पदार्थ, अलग गुण वाले नया पदार्थ बनाता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। दूसरा, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा। रासायनिक समीकरण को सूत्र के सहायता से व्यक्त किया जाता है, संकेत और सूत्र से। उसके 2 प्रकार होते हैं, संतुलित और असंतुलित समीकरण। उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। कल की क्लास में हमने 10 प्रकार देखे थे, संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन,
प्रकाश संश्लेषण, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 प्रकार था, एक था अवकरण और दूसरा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इन चीज़ों पर हमने कल चर्चा किया था। आज हमने पढ़ा दहन एवं ज्वाला के बारे में कि दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है और एलपीजी क्या होता है। और इसी तरह हमारी ये क्लासेज और ये चैप्टर्स भी पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है बच्चों, समाप्त हो चुकी है। और आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, मैं एक चीज़ आपके लिए और बेहतर करने जा रहा हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में ना मैंने लिंक डाल दिया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यानी कि व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। और उसका जुड़ने का फायदा ये होगा कि आपको तरह तरह का नोट्स भी हमारे यहाँ से आपको मिलेगा, हमारी लाइव क्लास की आपको नोटिफिकेशंस भी वहाँ से मिल जाएगी। और भी कोई विशेष दिक्कतें हों तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। चलिए बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।